नमस्कार। एडुसेट के इस सत्र में मैं उन सभी विद्यार्थियों का जो एमए हिंदी का अध्ययन कर रहे हैं स्वागत करता हूं। आज हम एमए हिंदी के दूसरे साल के पाठ्यक्रम एमएचडी 13 जो उपन्यास के स्वरूप और विकास के बारे में है उस पर बातचीत करेंगे। आप में से वे विद्यार्थी जो दूसरे साल में हैं उनके लिए यह पाठ्यक्रम अनिवार्य पाठ्यक्रम की तरह है और मैं उम्मीद करता हूं कि उन्होंने इस पाठ्यक्रम का विधिवत अध्ययन किया होगा, क्योंकि जून में उनकी दूसरे वर्ष के विद्यार्थियों की परीक्षाएं भी होनी है। तो अगर आपने इस पाठ्यक्रम का अध्ययन किया है तो मैं यह भी आशा करता हूं कि उन्होंने पाठ्यक्रम को ठीक से समझा होगा। एमएचडी 13 के अलावा भी एमएचडी 14, 15 और 16 भी उपन्यास से संबंधित पाठ्यक्रम है, जिसमें कि आपने हिंदी और भारतीय भाषाओं के उपन्यासों का अध्ययन किया है। इसके अतिरिक्त भी एमए के स्तर पर बीए के स्तर पर आप उपन्यास पढ़ते रहे हैं। उपन्यास के संबंध में आपके मन में कई तरह के सवाल उठते रहे हैं। यह किस तरह की विधा है, कहानी से किस रूप में भिन्न है, इसका आरंभ कैसे हुआ, जिस तरह से कविता हजारों सालों से लिखी जा रही है उससे अलग उपन्यास हमें उतने पुराने नहीं मिलते। उसके बारे में जो भी हमें पुस्तकें मिलती है वो हिंदी में तो 100-125 साल से अधिक पुरानी नहीं है, और दूसरी भाषाओं में भी, यूरोप की भाषाओं में भी वो बहुत अधिक पुरानी नहीं कही जा सकती। तो उपन्यास का संबंध क्या वर्तमान युग से, आधुनिक युग से है, और अगर है तो वो किस तरह का है? ऐसे बहुत सारे प्रश्न जो उपन्यास के संबंध में, सैद्धांतिक प्रश्न, विधागत प्रश्न, प्रवृत्तिगत प्रश्न और हिंदी उपन्यासों के बारे में, ऐसे बहुत सारे प्रश्नों के बारे में हम 45 मिनट तक बातचीत करेंगे। आज बातचीत के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद है हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक डॉक्टर आनंद प्रकाश। डॉक्टर आनंद प्रकाश से हम उपन्यास के सैद्धांतिक पक्ष पर मुख्य रूप से बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि उपन्यास विधा का महत्व क्या है। डॉक्टर आनंद प्रकाश दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी के अध्यापक रहे हैं और हिंदी और अंग्रेजी के अध्यापक रहे हैं, और अंग्रेजी और हिंदी दोनों साहित्य का और अन्य भारतीय भाषाओं और विदेशी भाषाओं के साहित्य का भी मर्मज्ञ हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमने डॉक्टर आनंद प्रकाश से उपन्यास के इस, एक तरह से कहना चाहिए कि विश्व उपन्यास साहित्य के बारे में भी कुछ बातचीत करने का फैसला किया है। डॉक्टर आनंद प्रकाश जी, आपका मैं इस एडुसेट के कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, और मेरा पहला प्रश्न आपसे उपन्यास के बारे में यह है कि आमतौर पर, जैसा कि ये यूरोप के प्रसिद्ध विद्वान जिन्होंने उपन्यास और लोक जीवन नामक पुस्तक लिखी थी और जिन्होंने कहा कि उपन्यास का संबंध जो है वो उपन्यास पूंजीवाद की देन है, बुर्जुआ समाज की देन है, और बुर्जुआ समाज का सर्वोत्तम उपहार भी उन्होंने कहा, या उनसे भी पहले हेगेल ने इसे जो है मध्य वर्ग का महाकाव्य कहा था। तो और इसी प्रकार हिंदी में डॉक्टर नामवर सिंह ने इसे किसान जीवन का महाकाव्य कहा। तो ये क्या वजह है कि उपन्यास को एक तरह से महाकाव्य से जोड़ा जाता है और उसे महाकाव्य को रिप्लेस करने वाली विधा के तौर पर भी देखा जाता है? तो इस बारे में आपका क्या विचार? पारक जी, ये आपने 2-3 सवाल एक साथ पूछे हैं और ये बड़े महत्वपूर्ण सवाल हैं, और उपन्यास की जो प्रकृति है उसको जानने के लिए इन पर सोचना बहुत ज़रूरी है। मसलन आपने राल्फ फॉक्स की जो पुस्तक है उपन्यास और लोक जीवन, उसका संदर्भ दिया, और जिसमें लोक जीवन की बात जो है वो केंद्र में है। और लोक जीवन का अर्थ होता है कि वो वर्ग जो कि सामान्य वर्ग है, और सामान्य वर्ग इस अर्थ में है कि वो उच्च वर्ग से भिन्न है। तो ये एक ऐसी विधा है जो समाज के दूसरे वर्गों से अपने आप को अलग करती हुई जो लोक जीवन है उसको समर्पित रहती है। और इस अर्थ में इसकी जो सार्थकता है
वो बाकी विधाओं से बहुत आगे चली जाती है। दूसरी बात, जो मध्यवर्ग के महाकाव्य की बात आपने हेगल के संदर्भ में कही, उपन्यास जो है, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि 18वीं सदी में पहली बार उपन्यास जो एक विधा के रूप में प्रतिष्ठित होता है। इससे पहले लंबी कहानियां हैं, लंबे वृत्तांत हैं, उनमें कुछ उपन्यास के गुण या चरित्र नजर आ सकते हैं, लेकिन विधा के तौर पर जो प्रतिष्ठा हुई है वो यूरोपीय साहित्य में विशेष रूप से, सामान्य रूप से, और अंग्रेजी साहित्य में विशेष रूप से ये 18वीं सदी में हुई है। और इसके जनक जो माने जाते हैं वे फील्डिंग माने जाते हैं, हेनरी फील्डिंग। तो उन्होंने एक बहुत ही रोचक किस्म की परिभाषा, ये सोचते हुए कि उनके समझ में नहीं आ रहा था कि उपन्यास को कैसे परिभाषित किया जाए, तो उन्होंने इसको कहा था कि ये एक कॉमिक एपिक पोएम है और ये गद्य में लिखी हुई है। तो अंग्रेजी में उनका कहना था कॉमिक एपिक पोएम इन प्रोज। इसका कोई खास अर्थ नहीं निकलता है इस बात का, क्योंकि वर्णनात्मक चीज है। तो एपिक तो पोएम ही होती है, और वो कॉमिक क्यों होती है, उनका कॉमिक पर जोर था। तो उपन्यास के बारे में बात करते हुए हमें ये कॉमिक जो शब्द है, इस पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा, कम से कम जब हम फील्डिंग की परिभाषा की बात करें। तो कॉमिक का जो अर्थ है वो ये है कि जो आधुनिक युग है ये त्रासदी का युग नहीं है। इस युग में विकट प्रश्न होंगे, लेकिन वे असंभव प्रश्न नहीं है। और क्योंकि विकट प्रश्न है, इसलिए वो मांग करते हैं कि उनका समाधान हो, और उनका मुश्किल समाधान बेशक हो, लेकिन हो। और क्योंकि समाधान केंद्रित एक तरह का विचार है, इसलिए इसको कॉमिक कहा जाता है। कॉमिक ट्रेजिक के विरोध में जो कि पहले नाटकों और महाकाव्यों की विशेषता मानी जाती थी। फिर इसको यह है कि उन्होंने महाकाव्य भी कहा, और जैसे हेगल ने बाद में कहा, तो महाकाव्य इसलिए कि जिस तरह की रचनाएं प्राचीन युग के साहित्य में नजर आती हैं महाकाव्य के नाम पर, उनके अंदर वीरों का जिक्र है, उनके अंदर चरित्र नायकों का जिक्र है, उनके अंदर जो एक समाज को नेतृत्व देने वाले व्यक्तित्व हैं, उनकी बात केंद्र में रहती है। वो महाकाव्य वो हैं। तो ये देखने में आया कि 18वीं सदी के बाद इतिहास में ऐसे परिवर्तन हुए जब धीरे धीरे जो व्यवस्था की बागडोर है वो सामान्य लोगों की तरफ बढ़ने लगी, उनके हाथ में आने लगी। और जब ये बागडोर सामान्य लोगों के हाथ में आने लगी और वो समाज के संवाहक बने, समाज को आगे बढ़ाने वाले बने, तब इस विधा का जन्म एक तरह से देखा गया। तो मतलब मैं ये कहा जा सकता है कि उपन्यास उस जरूरत को पूरा करने की विधा है जब समाज को संपूर्णता में देखा जाए, और देखने के बाद उसकी जो वास्तविक प्रकृति उसको समझा जाए, और समझने के बाद उसके समाधान प्रस्तुत करने की भी बात हो। तो इस जो जरूरत है साहित्य की, इसने संभवतः उपन्यास विधा को जन्म दिया है। इसमें आपने जो कहा है उससे दो सवाल और जुड़ते हैं जो मुझे काफी महत्वपूर्ण लगते हैं। एक तो ये कि उपन्यास का मतलब है कि जैसा हेनरी फील्डिंग का आपने कथन उद्धृत किया कि हेनरी फील्डिंग ने इसे एक कॉमिक एपिक जो प्रोज में लिखा हुआ, तो प्रोज पर भी मैं समझता हूं कि उतना ही बल है, क्योंकि वो गद्य में लिखी हुई रचना है। तो ये गद्य में लिखा जाना जो है वो एक तरह से कहना चाहिए कि वो प्रिंट टेक्नोलॉजी जिसका कि विकास इस आधुनिक युग में हुआ, जिसने कि गद्य को संभव बनाया, जिसके कारण अखबार और पत्रिकाएं निकलनी संभव हुई, तो इस गद्य के साथ भी इसका संबंध जुड़ता है। और गद्य में लिखने की जो पद्धति है या जो तरीका है, उसमें कथा को कहने का जो ढंग हो सकता है, क्या महाकाव्य लिखने और गद्य में कहानी लिखने में जो अंतर हो सकता है, क्या उसने उपन्यास को जन्म नहीं दिया होगा? निश्चित रूप से। देखिए, ऐसा है कि महाकाव्य की एक खासियत जो हमें आज नजर आती है, वो नजर ये आती है कि उसमें एक कहानी नहीं होती, उसमें अनेकों कहानियां होती हैं, और उसमें एपिसोड्स होते हैं, उसके अंदर घटनाएं होती हैं, और घटनाएं आमतौर पर स्वतंत्र घटनाएं होती हैं, कहीं ना कहीं वो जाकर जुड़ जाती हैं एक बड़े परिप्रेक्ष्य के अंदर। लेकिन महाकाव्य में देखा जाता है कि जिस चरित्र की बात हो रही है उसी की बात होती चली जा रही है। तो इस तरह की एक ढीली ढाली विधा है। मतलब महाकाव्य के बारे में कहा जा सकता है कि उसको कहीं से भी शुरू कर दीजिए, आप उसको बीच से शुरू कर दीजिए, उसको अंत से शुरू कर दीजिए, उसको शुरू से शुरू कर दीजिए, तो हर जगह उसका अपना एक अर्थ निकलता है, क्योंकि जो उसके जो घटनाएं हैं, जो घटनाक्रम है, वो उनकी अपनी एक स्वतंत्र सत्ता उसके अंदर होती है। तो जो उपन्यास है, उपन्यास ने जो एपिक से यही चीज ली है महाकाव्य से,
कि उपन्यास में मसलन खासतौर से जो क्लासिकल उपन्यास जिन्हें कहा जाता है, जो आरंभिक उपन्यास हैं, जैसे 18वीं सदी 19वीं सदी के उपन्यास हैं, उनके अंदर कई बार आपको लगेगा कि उपन्यास जो है 400 पृष्ठों में लिखा जा रहा है, वो 800 पृष्ठों में लिखा जा रहा है, उसमें अनेक निबंध हैं, उसमें विश्लेषण है। कई बार उपन्यासकार भूल जाता है कि वो उसे कथा कहनी है, बल्कि वो अपनी टिप्पणियां करने लगता है। तो एक तो ये बात है। दूसरी चीज ये है जिसकी तरफ आपने इशारा किया है बहुत सही ढंग से, वो ये कि उपन्यास संभव ही तब है जब प्रिंट टेक्नोलॉजी आ जाए, और प्रिंट टेक्नोलॉजी का ताल्लुक जो है वो औद्योगिक विकास से होता है। उद्योग में इतना विकास हो जाए कि एक पूरी इंडस्ट्री बन जाए, एक व्यवस्था बन जाए, उस व्यवस्था में हजारों लाखों लोग शामिल हों, और वो सिर्फ ये नहीं कि वो प्रिंट चीजें कर सकें, बल्कि कागज का उद्योग हो, फिर वो बाजार में जाएं, वहां जाकर के बिकें। ये जो पूरा जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था के अंदर ज्यादा से ज्यादा सामान्य लोग शामिल होते हैं। अच्छा, वो शामिल होने वाले लोग हैं, जब वो बाजार में चीजों को लेकर घूमते हैं तो उनको ग्राहक ढूंढने होते हैं। अब वो ग्राहक किसी वस्तु का तभी मिलता है जब वो वस्तु उस ग्राहक को उपयोगी लगे। तो इसलिए उपन्यास की एक जरूरत हो गई कि वो सामान्य लोगों के बारे में बात करे ताकि सामान्य लोगों से खरीद सकें। तो जो प्रारंभिक उपन्यास थे, खासतौर से यूरोप के, और इसका दूसरा मैं बाद में प्रेमचंद की तरफ भी आऊंगा, जो प्रारंभिक उपन्यास थे इनको शिक्षा का उपन्यास कहा गया कि मध्य वर्ग को शिक्षा की जरूरत थी। स्कूल कॉलेज तो उतने थे ही नहीं, हिंदुस्तान में तो स्कूल कॉलेज बहुत बाद में आए हैं, लेकिन यूरोप के अंदर भी कुछ शहरों के अंदर कुछ स्कूल कॉलेज थे, लेकिन बाकी जगह इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं थी। चर्च में ही थोड़ी बहुत पढ़ाई कहीं हो जाती होगी। तो उपन्यास ने जो मध्य वर्ग या जो सामान्य वर्ग है उसको शिक्षा करने का काम लिया, शिक्षा देने का काम लिया। तो ये शिक्षा देते देते कि देखिए आपको क्या करना है, आपको वो क्यों करना है, आपकी नैतिकता क्या है, वो नैतिकता पुरानी नैतिकता से कितनी भिन्न हो सकती है, या उसको उसी रूप में चलना होगा। ये जो विचार हैं, इनकी सामान्य लोगों को जरूरत थी, और उपन्यास ने जरूरत को पूरा करते हुए पूरे प्रिंट मीडिया का उपयोग किया, और एक तरह से शिक्षा का काम अपने ऊपर ले लिया इन्होंने। तो बल्कि मैं कहूंगा कि 19वीं सदी के अंदर जब डिकेंस भी लिख रहे हैं तो उनके लंबे लंबे वृत्तांत हैं, लंबे लंबे डायलॉग्स हैं, संवाद हैं, वो चलते चले जा रहे हैं, और ये पता नहीं कि कहानी कहाँ उसका अंत होगा। अब इसका सबसे अच्छा जो उपयोग किया है हिंदी के संदर्भ में, वो प्रेमचंद ने किया है। प्रेमचंद ने अपने हर उपन्यास में ये अपने एक अभियान के तौर पर, सांस्कृतिक अभियान के तौर पर ये कोशिश की है कि जो अर्धशिक्षित पाठक है या जो इवन अशिक्षित पाठक है, उस तक भी विचार पहुंचाए जाएं। तो अब देखेंगे कि वो बहुत सी समाज की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं के बारे में बात करेंगे, और बात करते करते वो कभी किसी पात्र से कुछ विचार व्यक्त करवा देंगे, कभी वो स्वयं कहने लगेंगे, टिप्पणियां करने लगेंगे। तो इस तरह से जो पाठक जब प्रेमचंद का उपन्यास पढ़ रहा है तो वो अपने समाज के बारे में ज्यादा जान रहा होता है। तो जो नामवर सिंह की बात है कि किसान वर्ग का महाकाव्य, तो इस अर्थ में वो सही हो सकता है कि क्योंकि भारतीय समाज के अंदर किसान वर्ग जो है उसकी बहुत बड़ी भूमिका रही है, और किसानों के बारे में ही बात करना जो है वो हिंदुस्तान के लिए एक उपयोगी और केंद्रीय सच्चाई का पक्ष रहा है। इसलिए उस जीवन को लेना, उस जीवन की चारित्रिक विशेषताओं को बतलाना किसानों को भी और मध्य वर्ग को भी, ये प्रेमचंद ने अपने सजे ढंग से इस काम को अंजाम दिया है। और इसलिए उनके उपन्यास पढ़ने का मतलब यह है कि आप जो 20वीं सदी का जो भारत है, जो पहले दूसरे दशक से ही जो शुरू हो जाता है प्रेमचंद के उपन्यासों में और कहानियों में आना, ये इस भारत से जो परिचय पाने का जो तरीका है वो प्रेमचंद के उपन्यास हैं। और आप देखेंगे कि प्रेमचंद के उपन्यास शहरों में नहीं बल्कि गांव-गांव में पढ़े गए। अब भी कोई पुरानी लाइब्रेरी कहीं बची हो गांव में, तो वहाँ प्रेमचंद के कोई न कोई रचना नजर आ जाएंगे, सबसे ज्यादा पढ़े जाते हैं। तो ये जो उपन्यास की बात थी, ये इसकी एक भूमिका, एक साहित्य की भूमिका भी है, और सामाजिक और बल्कि कहूँ कि राजनीतिक भूमिका भी उपन्यास ने निभाई है। इस संदर्भ में एक और प्रश्न उठता है कि उपन्यास जो है महाकाव्य से इस रूप में, जैसा कि आपने कहा कि इस रूप में भिन्न था कि उसके नायक जो थे वो महाकाव्य के नायक वीर नायक थे। हमारे भारतीय काव्य शास्त्र के अनुसार भी कहें तो धीरोदात और धीरोदत्त वगैरह इस तरह की जो श्रेणियां बनाई हुई थी, उसी कैटेगरीज में वो नायक आते थे। लेकिन जब उपन्यास लिखे जाने शुरू हुए, चाहे यूरोप में या भारत में या कहीं भी, तो वो एक तरह से बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। और दूसरा जो परिवर्तन जिसकी तरफ अगेन अपनी व्याख्या करते हुए कहा कि पहले मनुष्य होता था, लेकिन धीरे धीरे उपन्यास की विशेषता यह हुआ कि वो मनुष्य से व्यक्ति की तरफ जाने लगा। अगर ध्यान दें तो आरंभिक उपन्यास हो सकता है कि इसके अपवाद भी हों, लेकिन आरंभिक उपन्यास भले ही वो वीर ना हो, राजा ना हो, ईश्वर ना हो या ईश्वर के अवतार ना हो,
लेकिन उसके बावजूद भी वो बुर्जुआजी के रिप्रेजेंटेटिव जा रहा है। एक तरह कहना चाहिए कि अभिजात वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, चाहे वो टॉल्स्टॉय के वार एंड पीस हो या दोस्तोयेव्स्की के उपन्यासों में भी बहुत गरीब और बहुत ही सामान्य परिवारों से आए हुए नायक बहुत कम मिलते हैं। लेकिन यह जो परिवर्तन हुआ, जैसे हम प्रेमचंद के यहाँ देखते हैं, भारत में भी प्रेमचंद में यह प्रयत्न ज्यादा बड़ा दिखाई देता है, उसकी तुलना में हम बंगाली उपन्यासों में नहीं देखते हैं। बंगला उपन्यासों में भी एक तरह से शिक्षित, अभिजात, मध्य वर्ग, उच्च मध्य वर्ग के नायक हैं। तो ये जो एक धीरे धीरे परिवर्तन हुआ है, जिसके कारण वो मध्य वर्ग से बिल्कुल मेहनत कश वर्ग की तरफ उपन्यास बढ़ा है। तो इसका क्या इतिहास रहा है उपन्यास के संदर्भ में? देखिए, ये सवाल है, इस सवाल को हम इस रूप में देखें कि उपन्यास जो है उसके अंदर सामान्य रूप से आम लोग आते हैं और उनको क्योंकि केंद्र में रखा जाता है, इसलिए वो धीरे धीरे नायकत्व ग्रहण करने लगते हैं। सही बात। लेकिन उपन्यासों में जैसा आपने कहा कि अभिजात वर्ग के लोग भी आते हैं, और बल्कि इतिहास में देखें तो कभी भी सामान्य लोगों को अभिजात वर्ग के लोगों से अलग नहीं किया जा सकता। कारण कि व्यवस्था के संदर्भ में एक व्यक्ति शासक वर्ग का है तो दूसरा जो है उससे शोषित है या उससे शासित हो रहा है। तो जो शासित वर्ग है, जो शोषित वर्ग है, उसकी प्रकृति को और उसके जीवन को पहचानने के लिए आवश्यक है कि शोषक का चित्रण भी किया जाए। और दूसरी बात जो मनुष्य के संदर्भ में आपने कही है, उसको इस रूप में व्याख्या की जा सकती है कि शोषक और शोषित ये दोनों ही व्यवस्था के उत्पादन है। व्यवस्था इनको पैदा करती है। इसलिए शोषक और शोषित का अंतर संबंध दिखलाना, उनकी चारित्रिक विशेषताओं को दिखलाना, ये असल में उस व्यवस्था पर ही एक तरह से एक प्रकाश डालता है, जिसके अंदर दोनों अपने अंतर संबंधों में समाज को की पहचान जो है वो विकसित करने लगते हैं। तो दूसरी जो व्यक्ति वाली जो बात आपने कही है कि उपन्यास जो मनुष्य से व्यक्ति की तरफ बढ़ता गया, तो ये बात सही है अज्ञेय के संदर्भ में, क्योंकि जो बुर्जुआ वर्ग है, जो मतलब कहिए कि उद्योग से जुड़ा हुआ, पूंजी से जुड़ा हुआ, बाजार से जुड़ा हुआ जो वर्ग है, इस वर्ग ने समाज को एक तरह की अस्मिता दी है। और ये अस्मिता इसलिए आई है कि ये सामान्य वर्ग से पैदा हुआ वर्ग है। ये इसका अभिजात वर्ग से सीधे ताल्लुक नहीं रहा, सामंत वर्ग से अलग, बल्कि कहीं के व्यापारी वर्ग जो है, जिसकी जड़ें हो सकता है कि किसानों के अंदर हों, जिसकी जड़ें हो सकता है कि शहर के जो व्यापारी उन लोगों में हों, ये वहां से लोग आए हैं। तो इन्होंने अपनी जो अपने निजी जो ताकत है, अपनी निजी जो ऊर्जा है, उसका इस्तेमाल करते हुए सामाजिक श्रम को और उत्पादनशीलता को आगे बढ़ाया है। तो इस प्रक्रिया ने कि ये इन्होंने निजी रूप से अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है, सोचा है, योजनाएं बनाई हैं, आविष्कार किए हैं, विज्ञान को बढ़ा है, यात्राएं की हैं। और मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए किसी को अपनी चीज बेचनी है तो वो देश की जो सीमांत है उनको लांग कर दूसरे देश में जाता है और वहां तैयारी करता है। ये जो काम किए हैं अपने निजी स्तर पर, तो इसने उसको निजता का बोध दिया है। तो उपन्यास ने इस निजता के बोध को भी पकड़ने की कोशिश की है। और अज्ञेय के उपन्यासों में तो ये निजता वास्तव में बहुत केंद्र में आ जाती है। तो व्यक्ति जब समाज के बारे में सोच रहा है तो समाज के चीजों का माध्यम तो है ही वो, लेकिन वो क्योंकि व्यक्ति के तौर पर जुड़ा हुआ है और अपने ज्ञान के क्षेत्र में वो अपने आप से भी मुखातिब है, इसलिए ये मनुष्य से व्यक्ति की ओर ना करके बल्कि कहें कि मनुष्य और व्यक्ति दोनों ही उपन्यास में समकक्ष रूप में रहते हैं। वही व्यक्ति मनुष्य बनता है और बाकी लोगों से जुड़ता है, और वही व्यक्ति बन जाता है और अपनी विशेषता कायम करता है। तो इस रूप में इसकी भूमिका तो है। और कुछ उपन्यास ऐसे हैं हिंदी के अंदर, अज्ञेय के उपन्यास हैं, जैनेन्द्र कुमार के उपन्यास हैं और इलातन जोशी के उपन्यास हैं, जहां व्यक्ति पर संकेंद्रण है, लेकिन ये व्यक्ति फिर दूसरे व्यक्तियों से जुड़ करके और मनुष्य की जो पुरानी अवधारणा है उसका हिस्सा फिर से बनने लगते हैं। तो ये समकक्ष भी चलते हैं, एक दूसरे को काटते भी हैं, और ये दोनों मिलकर के जो समाज की व्यवस्था है उस पर प्रकाश भी डालते हैं। तो इस रूप में इसको एक और फर्क के बारे में आमतौर पर बात की जाती है कि पहले जैसे महाकाव्य था या इवन नाटक थे, तो उसमें कथा का आरंभ, उसका विकास और उसको एक निश्चित फल प्राप्ति कहना चाहिए या वो एक अंत तक उसका पहुंचना, ये लगभग कुछ नियमों के तहत बंधा होकर
उसका चलता था। लेकिन अब आधुनिक युग में जब हम उपन्यास की बात करते हैं तो इस तरह से कुछ भी बंधा हुआ नहीं है। जी। कम से कम मनुष्य का जीवन जिस तरह का है उसमें कुछ भी पहले से निश्चित नहीं है। और एक तरह से कहना चाहिए कि बहुत सारी चीजें बाहरी स्तर पर, आंतरिक स्तर पर बहुत ही द्वंद्वात्मक रूप में सामने आती है। और इस संदर्भ में तीन विचारकों की चर्चा होती है जिसका प्रभाव वो बताते हैं कि उपन्यास पर बहुत अधिक हुआ है। मार्क्स, डार्विन और फ्रायड। फ्राइड के साथ में एडलर, यूंग वगैरह को भी जोड़ा जाता है, जिसने किसी न किसी तरह के रूप में आधुनिक मनुष्य या आधुनिक मनुष्य के व्यक्तित्व निर्माण में और इस रूप में साहित्य में उसकी अभिव्यक्ति, खास तौर पर उपन्यास में उसकी अभिव्यक्ति को बहुत दूर तक प्रभावित किया है। जैसे मार्क्स के विचार ने ही वो शब्दावली दी जिसके कारण आज हम इस रूप में चर्चा करते हैं कि पूंजीपति वर्ग, शोषक, शोषित, मेहनत का मध्य वर्ग, इस तरह से वर्गों में बांटकर चीजों को देखना, या डार्विन के विकासवाद के कारण हम एक ऐतिहासिक कालक्रम में मनुष्य के विकास को देखते हैं, या फ्राइड के कारण अब हम सिर्फ बाहरी घटनाओं पर और उसके संघर्ष पर नहीं बल्कि उस आंतरिक द्वंद्व पर भी मनुष्य के जाते हैं जिसमें और भी बहुत सारी चीजें, मसलन शायद जैसा कि अगे ने लिखा था कि शायद पहली बार आधुनिक साहित्य में यह संभव हुआ कि काम जीवन को, सेक्स को जो है वो साहित्य के अंदर बहुत विस्तार से लेकिन ज्यादा सहज रूप से और जीवन को प्रभावित करने वाली एक शक्ति के रूप में भी व्यक्त किया जाने लगा। तो इस रूप में अगर हम आधुनिक विधाओं को देखते हैं तो आपकी नजर में उपन्यास को किस चीज ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया है इन तीन तरह के प्रभावों के संदर्भ में? पारक जी, पहले तो मैं जो आपने कहानी के या घटनाक्रम का एक दिशा में जाना, इस पर मैं एक संक्षिप्त टिप्पणी करना चाहूंगा। हाँ। मसलन उपन्यास के अंदर कहानी बहुत कम होती है, चरित्र होते हैं, संवाद होते हैं, विश्लेषण होते हैं, कहानी का एक ढांचा होता है, कहानी कहीं से निकलकर कहीं चली जाएगी, लेकिन वो कहाँ जाएगी निश्चित रूप से इसका पता उपन्यासकार तक को भी कई बार नहीं होता है। उसका कारण ये है कि उपन्यास जो है उसका जो धर्म है, उसकी जो प्रकृति है, वो कहानी कहना नहीं है। कहानी के अंदर तो ये होता है कि एक बहुत ही छोटी घटना है और उस घटना का एक उद्देश्य बतलाना है कहानीकार को और उस उद्देश्य तक उसे ले जाना है। तो ये विधा साहित्य में प्राचीन काल से चली आ रही है। लेकिन उपन्यास जब पैदा हुआ है तब हुआ ये, शायद जैसे कि पहले हमारी बहस में आया कि समाज पर सोचने की जरूरत महसूस होने लगी, घटनाओं की पर सोचने की जरूरत महसूस नहीं हुई। जो सामान्य प्रश्न है, जो प्रवृत्तियां हैं मान लीजिए समाज की, उनके बारे में सोचने की जरूरत महसूस हुई। अच्छा, इन प्रवृत्तियों को सोचने का जो आधार है वो उपन्यास के उभरने से पहले आमतौर पर धर्म रहा है या परंपरागत सोच रही है। लेकिन कार्ल मार्क्स के आने के बाद या डार्विन के आने के बाद या फ्रायड के आने के बाद जो पहली चीज जो सामने आई है मनुष्यता के, खासतौर से यूरोप के संदर्भ में, वो ये आई है कि जो व्यक्ति है, जो मनुष्य है, जो समाज का सदस्य है, वो अपना भाग्य स्वयं बनाता है। बल्कि कार्ल मार्क्स की बात करें तो अपना भाग्य स्वयं नहीं बनाता बल्कि स्वयं को भी वो स्वयं बनाता है अपने काम के माध्यम से, अपने श्रम के माध्यम से। तो ये जो नई दृष्टि आई है 19वीं सदी के इन तीनों जो विचारक हैं, इनको दिमाग में रखते हुए, ये दृष्टि मुख्य रूप से मनुष्य केंद्रित दृष्टि है। तो इसके अंदर इतिहास में जो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है वो उस मनुष्य के श्रम की है, जिसकी तरफ कार्ल मार्क्स बात करते हैं और उसे इशारा करते हैं, और अपने जो वर्ग, उनका जो वर्ग विश्लेषण है उसकी बात करते हैं। जहां तक सवाल है डार्विन का, डार्विन ने भी एक तरह से ईश्वर के जो चुनौती है प्रश्न के रूप में, उस चुनौती को स्वीकार किया और उसकी बहुत ही अच्छी व्याख्या प्रस्तुत की। मसलन डार्विन को अगर उदाहरण दें तो डार्विन ने कहा कि जो पहला जो प्राणी रहा होगा, जिसे प्रारंभ मानते हैं मनुष्यता का, वो उसको भगवान कह सकते हैं, गॉड कह सकते हैं, तो वो निश्चित रूप से अविकसित था जहां तक डार्विन का चिंतन है। उन्होंने कहा कि वो अमीबा है मान लीजिए। तो विकास जो वहां से स्खलन नहीं हुआ है मनुष्यता की तरफ आते हुए, बल्कि वहां से विकास हुआ है। तो ये विकास ऊंचाई की तरफ ले जाता है।
तो ये बिल्कुल ऐसे धारणा थे जिसके ऊपर आजकल अमेरिका में और दूसरे देशों में बहुत बहस चल रही है, ये कि ईश्वर है या नहीं है, क्या है। लेकिन अगर हम डार्विन की जो विकासवाद को माने तो हमें कहना पड़ेगा कि मनुष्य जो है वो प्रकृति के साथ जूझते हुए और आपसी जो दूसरे स्पीशीज हैं उनके साथ जूझते हुए वो अपने आप को विकसित करता है, जीव भी अपने आप को विकसित करता है। जहां तक फ्रायड का ताल्लुक है, फ्रायड जो है वो मनोविज्ञान का जो बहुत महत्वपूर्ण आयाम है उसको इसलिए लाते हैं कि वो एक तरह से मनुष्य जीवन से धर्म को हटा रहे हैं, क्योंकि पहले ये काम सब धर्म किया करता था, नैतिकता के काम जो है धर्म करता था, या आपकी कोई काम क्यों कर रहे हैं, आपके कारण क्या हैं, उसके उनके कारणों में जाना, उसका विश्लेषण करना, पाप पुण्य के जो चीजें हैं, ये काम धर्म किया करता था। फ्रायड ने धर्म को वहां से विस्थापित किया है और ये कहा है कि मनुष्य के जो व्यवहार हैं, मनुष्य की जो प्रवृत्तियां हैं, उनका जो मूल है वो मनुष्य के चिंतन और अवचेतन में है। और ये जो चीजें हैं इन पर अध्ययन और होना चाहिए और इनके आधार पर नई तरह की व्याख्याएं की जा सकती हैं। तो मैं मानता हूं कि फ्रायड का जो चिंतन है ये भी मनुष्य केंद्रित चिंतन है और बहुत ही मानवतावादी चिंतन है। इस चिंतन को अगर आप मान लें, जैसा कि कार्ल मार्क्स और ये तीनों लोग इकट्ठे ही थोड़ा अंतराल के बाद हुए हैं, इन तीनों ने मिलकर के एक तरह का मानवतावाद विकसित किया है जिसके अंदर अच्छा और बुरा कुछ नहीं है, जिसके अंदर मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं, मनुष्य की जो अपनी ऊर्जा है, उसकी अभिव्यक्ति के लिए अलग अलग तरह के व्यवहार प्रकट होते हैं। तो ये जो मनुष्य पर जो पहले अनुशासन चलता था धर्म का या किसी और शक्ति का, ये अनुशासन समाप्त हुआ है और मनुष्य को ये बल मिला है और इसमें उपन्यास की भूमिका भी रही है और इन चिंतकों की जिनकी तरफ आपने इशारा किया है इनकी भूमिका रही है कि मनुष्य को ये बल इसलिए मिला है कि अब वो अपनी चीजों के लिए स्वयं जिम्मेदार है, चाहे मन के स्तर पर है, चाहे वो विकास के स्तर पर है, चाहे वो वर्ग संघर्ष के स्तर पर है। और इन तीनों चीजों की जो असलियत है, उस असलियत का सबसे अच्छा वहन जो आधुनिक साहित्य की विधाओं में से किसी ने किया है तो उपन्यास ने किया है। तो तीनों तरह के उपन्यास जो हैं हमें विश्व साहित्य में और हिंदी साहित्य में मिल जाते हैं। इस संदर्भ में मेरे ख्याल महत्वपूर्ण बात यही है कि जैसे हम प्रेमचंद के गोदान को पढ़ते हैं और होरी के जीवन संघर्ष को, उसकी त्रासदी को महसूस करते हैं। होरी भले ही अपनी जीवन त्रासदी से ये सबक न ले पाता हो कि उसके दुखों का कारण किसी ईश्वर या उसके भाग्य में नहीं है, लेकिन पाठक जो पढ़ रहा है वो जान जाता है कि उसके दुखों का कारण जो है वो उसके अपने समाज में है और वह व्यवस्था में, उस व्यवस्था में है जिसका कि शिकार होरी हो रहा है या होरी जैसे छोटे छोटे किसान हो रहा है, जबकि वो अंत तक अपने को, अपने भाग्य को और उन सारे कहना चाहिए नियति को दोष देता है। तो इस रूप में मैं समझता हूं कि उपन्यास की बहुत बड़ी भूमिका है समाज को एक मानवतावादी पक्ष देने, उसे आगे बढ़ाने में। इस संदर्भ में जो सवाल अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं वो है भारतीय उपन्यास के बारे में। इसके बारे में तो कोई विवाद नहीं है कि उपन्यास नाम की विधा जो है वो यूरोप के संपर्क में आने के बाद हिंदुस्तान में इसका लेखन शुरू हुआ। शुरू में तो बल्कि इसका अनुवाद हमारे सामने मूल भाषाओं में पढ़ा, फिर अनुवाद किए, लेकिन धीरे धीरे फिर भारतीय लेखकों ने खुद भी उपन्यास लिखने शुरू किए। कविता या कहानी की तरह हम ये दावा नहीं कर सकते या नाटक की तरह कि ये विधाएं तो हमारे यहाँ भी हजारों सालों से रही है, लेकिन उपन्यास निश्चित रूप से हमारे यहाँ कुछ कादंबरी जैसे कुछ अपवाद रहे हो, लेकिन वो भी जब हम आधुनिक उपन्यास को देखते हैं तो उस तरह की रचना नजर नहीं आता। तो उपन्यास को यूरोप की देन मानते हुए भी, क्योंकि खुद यूरोप में भी वो आधुनिक युग की देन है, मानते हुए भी अब भारतीय उपन्यास की चर्चा होने लगी है और ये कहा जाना लगा है कि भारत में जो उपन्यास लिखे गए या लिखे जा रहे हैं वो यूरोप के अंधानुकरण में नहीं है या उसी का सिर्फ उसने कहना चाहिए कि उसी का विकास या उसी की नकल नहीं की है, बल्कि उसमें भारतीयता भी है या कुछ भारतीय विशिष्टता है। तो क्या इस तरह की कोई चीज है? देखिए, मेरा ख्याल यह है कि मनुष्यता एक है, वो अलग अलग देशों में विभाजित देखी जा सकती है, उसकी संस्कृतियां अलग हो सकती हैं, लेकिन कुछ ऐसे तत्व हैं मनुष्यता में
जो कॉमन है, जो सामान्य है, और वो हम एक दूसरे को जोड़ते हैं। जोड़ते तो हैं, जैसे दूसरे को राष्ट्रीय देते भी हैं, देते भी हैं, तो जैसे राष्ट्रीयता वैसे अंतर्राष्ट्रीयता भी है। हाँ। तो इस रूप में ये नहीं है कि हमने उनका अनुसरण किया है इसका पश्चिमी साहित्य का, बल्कि उनको दिया भी है। हाँ। तो ये लेन देन, ये आदान प्रदान जो है, ये साहित्य में, संस्कृति में और बाकी जगहों में होता रहता है। लेकिन जो आपने सवाल उठाया है भारतीयता का, मेरा ख्याल है कि भारतीयता जैसी चीज उपन्यास में देखने को मिल सकती है। मसलन आपने होरी का उदाहरण दिया। होरी जैसे पात्र जो हैं, जो जिनमें नायकत्व भी है, जिनके अंदर नम्रता भी है, जिनके अंदर भाग्यवाद भी है, और जिनके अंदर एक तरह की त्रासदी भी है, ये सब इस तरह की चीजें जो हैं, और ये बड़े बड़े स्वाभाविक ढंग से गोदान के अंदर चित्रित होती हैं। तो ये जो चीज है, ये आ रही है प्रेमचंद के अंदर, ये पश्चिम से नहीं आ रही है। ये चीज आ रही है उनके बहुत ही गहरे लगाव से, जो राष्ट्रीय आंदोलन के साथ है। तो प्रेमचंद ये मानते हैं कि इस वक्त हिंदुस्तान के सामने, जब प्रेमचंद लिख रहे थे, उस वक्त हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ी समस्या साम्राज्यवाद को परास्त करना है या उसका सामना करना है। और इसके लिए प्रेमचंद अवचेतन में या सचेत रूप से ये सोचते थे कि ये काम जो हो सकता है वो भारतीय किसान कर सकता है, क्योंकि वो जो साम्राज्यवादी शोषण है और जो यहाँ का स्थानीय शोषण है, उसका सबसे बड़ा शिकार है, और होरी के शिकार उसमें नजर आते हैं। दूसरी जो बात है वो ये है कि होरी जो है वो प्रेमचंद का प्रतिनिधि पात्र तो है, लेकिन उनके चिंतन को प्रतिनिधित्व नहीं देता है, नहीं देता। जैसे प्रेमचंद भाग्यवादी नहीं है और होरी भाग्यवादी है। तो ये जो है उपन्यास के अंदर एक नया आयाम है। ये अलग और जगह भी मिलेगा, लेकिन प्रेमचंद इसको जो उभारते हैं, वो उभारते हैं नाटकीयता के आधार पर। तो वो होरी को एक चरित्र के रूप में पेश करते हैं, और ऐसा लगता है जैसे वो उपन्यास का चरित्र होने के साथ साथ एक नाटक का भी चरित्र है, और उसकी अपनी स्वतंत्र सत्ता है। और कई बार हम देखेंगे कि जब होरी एक चरित्र के रूप में हमारे सामने आता है, तो हम उसकी कई आलोचनाएं करने लगते हैं, और वो आलोचनाएं हम इसलिए करते हैं क्योंकि प्रेमचंद उस तरह की आलोचना की इजाजत देते हैं। जब मान लीजिए, मतलब मैं उदाहरण इसमें से गोदान में से लूं, कई बार होरी और धनिया में असहमति होती है, और देखा जाए तो धनिया जो है वो अगर कहा तथाकथित ढंग से होरी से कम पढ़ी लिखी है, और पढ़ा लिखा तो होरी भी नहीं है, उससे कम जीवन को जानती है, घर से बाहर नहीं निकली है, उसने बाकी लोगों से बात नहीं की है, दूसरे बड़े लोग आ जाए तो घूंघट निकाल लेती है, वो बात नहीं कर पाती है। तो वो एक तरह से उसने दुनिया को देखा नहीं है। लेकिन जब आपस में बात करते हैं तो कई बार नजर आता है कि धनिया अपने समाज के बारे में होरी से ज्यादा जानती है। और अंत में जब उपन्यास का अंत होता है, उस समय जब होरी की मृत्यु होती है, उस समय धनिया ने उस मृत्यु को स्वीकार किया है। ये अद्भुत पात्र है जिसका प्रेमचंद ने बड़े नाटकीय ढंग से इसको उभारा है कि ऐसा पात्र है जिसने होरी की मृत्यु को स्वीकार किया, स्वीकार करने के बाद बेहोश होकर गिर भी पड़ी, लेकिन गिरने से पहले उसने ये कहा कि मेरा गोदान ये है। मेरा गोदान ये नहीं कि मैं गौ का दान करूं, उस स्थिति में हुई नहीं, लेकिन ये एक तरह का प्रोटेस्ट है। तो ये त्रासदी नहीं है, बल्कि जो धनिया है वो गोबर से बात करेगी और लोगों से बात करेगी और इस जिंदगी को चलाएगी। उसका पति मर गया है, इसकी बहुत बड़ी त्रासदी उसके लिए है, लेकिन वो हार नहीं मानेगी, वो बेहोश हो जाएगी, लेकिन उसके बाद फिर से उठेगी। ये जो संभावनाएं हैं, ये भारतीयता की संभावनाएं हैं। मेरे ख्याल है कि जो भारतीय नारी है, इसका जो एक सामान्य चरित्र है जिसमें बहुत जीवट है, जो किसान के श्रम से आ रहा है, जो बहुत चीजों से आ रहा है। और आप देखेंगे कि जितनी आधुनिक चिंतन की वाहक धनिया है, उतने आधुनिक चिंतन की वाहक मालती भी नहीं है। हाँ। एक जगह दोनों का जिक्र भी आता है। हाँ। तो प्रेमचंद अपने जो नाटकीय चीजें हैं, उनके आधार पर ये समझने लगे हैं कि भारतीय जीवन में किन्हीं कारणों से, ऐतिहासिक कारण है उनके, किन्हीं कारणों से ऐसी जीवट आ गई है, ऐसी संघर्षशीलता आ गई है, जिससे विश्व के बाकी साहित्यों को और उपन्यासों को सीखना है। तो इस रूप में ये बहुत जायज सवाल है कि उपन्यास की एक विशेषता जब आप अपने संदर्भों से जुड़ करके लिखते हैं तो विशेषता नजर आने लगती है, और ये विश्व साहित्य के लिए भी बहुत उपयोगी है। दूसरे साहित्यकार जो है इससे सीख ले सकते हैं। और निश्चित रूप से प्रेमचंद ने जब किसानों के बारे में लिखना शुरू किया तो शायद उन्होंने इसलिए लिखना शुरू किया, उन्होंने हार्डी को पढ़ा था, उन्होंने हार्डी के उपन्यासों को एक तरह से स्वीकार भी किया था। हार्डी भी किसानों के अंदर इस तरह की त्रासदियां देख रहे थे। तो ये आदान प्रदान चलता है, और निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि जो हिंदुस्तानी उपन्यास है, टैगोर के उपन्यास से पहले के शरतचंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास हैं, तो इस तरह के जो उपन्यास हैं, इनके अंदर जो भारतीय चिंतन है और भारतीय जो दृष्टि है, वो अब भारतीय पात्रों के कारण वो उस बात को भारतीयता से जोड़ देती है, जो निश्चित रूप से यहाँ के श्रम के अनुभव है। तो इस रूप में ये बड़ा उलझा हुआ सवाल है और बड़ा सार्थक सवाल है। और मेरा ख्याल है कि
उपन्यास दूसरों को सुनाता भी है, देखता भी है, और उसके साथ साथ वो उनसे सीखता भी है। एक आखिरी सवाल के तौर पर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जैसे आपने अभी रविंद्र की बात की या शरतचंद्र वगैरह की, तो हम एक चीज देखते हैं कि ये जो हमारे बड़े कथाकार हैं, चाहे प्रेमचंद हो, रविंद्र हो, जब हम भारतीयता की बात करते हैं तो कहीं न कहीं देशभक्ति और राष्ट्रीयता का सवाल भी आता है। लेकिन ये सभी लेखक ऐसे हैं जिन्होंने अपने उपन्यासों में और अपने लेखन में कभी भी संकीर्ण किस्म के राष्ट्रवाद को पनाह नहीं दी, उसका समर्थन नहीं किया, बल्कि इन सभी उपन्यासकारों ने उसका विरोध किया। और उनके लेखन में चाहे अपने जिस समाज से वो जुड़े हुए थे उसके यथार्थ को उन्होंने अभिव्यक्त किया, लेकिन उनकी नजरें जो है वो हमेशा भविष्य की ओर रही। और वो भविष्य जो है सिर्फ भारत का भविष्य नहीं बल्कि मनुष्य का भविष्य, पूरे विश्व का भविष्य। जिस धनिया की हमने अभी बात की, तो उस धनिया के संदर्भ में ही देखें कि धनिया की विशेषता ये भी है कि वो गोबर की पत्नी जुनिया जो प्रेग्नेंट है, गर्भवती है, बिना विवाह के उसके घर पर आती है तो वो शरण देती है, वह सिलिया का समर्थन करती है, वह एक दलित स्त्री के साथ खड़ी है, एक विधवा स्त्री के साथ खड़ी है। तो एक तरह से धनिया सिर्फ वो सिर्फ एक किसान स्त्री नहीं है, एक भविष्य की स्त्री भी है। और अगर ध्यान दें हम तो हम ये देखते हैं कि प्रेमचंद एक तरह से स्त्री के लिए एक व्यापक मोर्चे की संकल्पना भी कर रहे हैं कि जिसमें एक स्तर पर कहीं न कहीं मालती भी है, लेकिन जिसकी मुख्य शक्ति जो है वो गांव की दलित स्त्रियां और पिछड़ी हुई स्त्रियां हैं, जिन्हें जीवन के संघर्ष में से निकलना पड़ता है और जिन पर की बहुत तरह के दबाव है, बहुत तरह के सामाजिक, आर्थिक और इस तरह के दबाव है। इसी तरह से अगर हम रविंद्र को देखें तो रविंद्र के यहाँ भी हमें गोरा में जैसे है, तो गोरा में वो बड़ा प्रश्न उठाते हैं कि हमारी राष्ट्रीयता का आधार क्या होगा, हमारी धार्मिक पहचान, हमारी सांस्कृतिक पहचान या हमारा मनुष्य के रूप में होना। तो जिस समय गोरा को ये मालूम पड़ता है कि वो न तो हिंदुस्तान का है न ब्राह्मण है और वो तो कहीं किसी ऐसे माता पिता का बेटा है, तो उसके बाद में वो कहता है कि अब मैं भारत की आजादी के लिए इसलिए शामिल होऊंगा क्योंकि गुलाम बनाना जो है वो मनुष्य के लिए बहुत ही गलत है। तो एक मनुष्य के नाते में हिंदुस्तान की आजादी से और हिंदुस्तान के समाज से अपने को वो जोड़ता है। तो मैं समझता हूं कि भारतीयता को उसके कंट्रास्ट में नहीं बल्कि उसकी विशिष्टता के रूप में या उस मनुष्य के मानवीय पहचानों के तौर पर ही देखा जाना चाहिए। तो इस रूप में अगर हम आज के भारतीय उपन्यासों के संदर्भ में देखें तो इस आखिरी टिप्पणी चाहूंगा कि क्या इस परंपरा का हम विकास कर सके हैं? नहीं, देखिए ये सवाल ऐसा है जिस पर अभी विचार हुआ नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से हमने जो 3 उदाहरण लिए हैं वो तीनों उदाहरण जो है वो ब्रिटिश जो साम्राज्यवाद था उसके विरोध का जो आंदोलन चल रहा था उसके समय के उदाहरण है। लेकिन जैसे आजादी आई है तो हिंदी उपन्यास में विशेष रूप से और बाकी उपन्यासों के अंदर भी जो सरोकार हैं वो बदल गए हैं। अब जो उपन्यासकार को या लेखक को अपने विरोध के रूप में कोई दुश्मन स्पष्ट रूप से नजर नहीं आ रहा है। तो उपन्यास एक तरह के संकट की स्थिति में चला गया है। अब विधाएं जो हैं वो ये विधाएं अपने समय से काफी परिचालित होती हैं और हिंदी का उपन्यास मैं मानता हूं कि आजादी के बाद अब थोड़ा क्षीण पड़ने लगा है। लेकिन निश्चित रूप से लेखकों को ये सीख लेनी पड़ेगी कि जब आंदोलन चलते हैं तो आंदोलनों में शामिल होना और जब नहीं चलते हैं तो उन आंदोलनों की तैयारी करना ताकि देश के अंदर और समाज में न्याय की प्रतिष्ठा हो। तो उसके लिए जो काम करना है ये उपन्यास के लिए आज भी जरूरी है। और क्योंकि ये इधर कम हो पा रहा है इसलिए उपन्यास आजादी के बाद कुछ कमजोर पड़ने लगा है। तो निश्चित रूप से इसका जो प्रेरणा स्रोत है वो स्वाधीनता आंदोलन है जिसके अधीन इस विधा ने अपना उभार भी देखा, विकास भी देखा और अपना योगदान भी दिया। धन्यवाद डॉक्टर आनंद प्रकाश। आपने अभी 45 मिनट तक उपन्यास के संदर्भ में बातचीत सुनी, अपने उपन्यास के विकास के
जो महत्वपूर्ण पहलू हैं उनके बारे में जाना, भारतीय उपन्यास की विशेषताओं के बारे में जाना, और इसके माध्यम से आपने इस विधा की जो एक महत्व है इस विधा का, उस विधा को आपने उस महत्व को आपने समझा होगा। हम उम्मीद करते हैं कि यह बातचीत आपको उपन्यास विधा को समझने में और जो आपके पाठ्यक्रम में उपन्यास रखे गए हैं उनको समझने में मदद मिलेगी। फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप हमें सीधे लिख सकते हैं। मानविकी विद्यापीठ, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, मैदानगढ़ी, नई दिल्ली 110068। धन्यवाद।